नमस्कार दोस्तों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम हिमानी के कार्यों को पढ़ेंगे। हिमानी के द्वारा अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप इन रचनाओं का निर्माण किया जाता है। इन रचनाओं को हमें एक एक करके समझना होगा, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा सा हम हिमानियों के बारे में समझ लेते हैं। हिमानी क्या चीज़ होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली बर्फ़ की नदी है। जहाँ पर भी बर्फ़ जमा होती है, यानी नदियाँ तापमान कम होने की वजह से जम जाती हैं, उन बर्फ़ की नदियों को ही हिमनद कहा जाता है या ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर जब कभी पठारी क्षेत्र पर जम जाता है, जहाँ पर पठार होता है, उन जगहों पर अगर ग्लेशियर जम जाता है या बर्फ़ जम जाती है, उन बर्फ़ की चट्टानों को हम हिम चादर या आइस सीट कहते हैं। जबकि पानी में तैरती हुई जो बर्फ़ की सिल्ली होती है उसको हम हिमशैल या आइसबर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसबर्ग तैर रहा है, तो ये आइसबर्ग हो गया। और जब किसी पठारी क्षेत्र पर कोई बर्फ़ जमा होती है उसको हम हिम चादर कहते हैं। और हिम नदी आप जानते ही हैं, बर्फ़ की नदी को कहा जाता है। ये बेसिक सी जानकारी आपने जानी है, इन शब्दावलियों को ध्यान रखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन बनते हैं हिमरेखा को लेकर के, उसको भी जान लेते हैं। हिमरेखा क्या होती है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। या स्नो लाइन क्या होती है? पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है। हम पहले हिमालयी क्षेत्र में अगर चलें, ये मान लेते हैं हिमालय का चित्र है, तो हिमालय में एक ऐसी लाइन होगी जिसके ऊपर साल भर बर्फ़ जमा रहती है, यानी वो बर्फ़ कभी भी पिघलती नहीं है। इसी लाइन को, जिस लाइन के ऊपर हमेशा बर्फ़ जमा रहती है, उस लाइन को ही हिमरेखा या स्नो लाइन के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर स्नो लाइन की जो ऊंचाई होती है वो घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। ऋतु के अनुरूप परिवर्तन देखे जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे आप जाएंगे तो हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा की ओर गर्मी ज़्यादा होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर ठंडी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप इस स्थान से ठंडे वाले स्थानों की ओर गमन करेंगे, इधर आप मूव करेंगे, तो आपको लगातार हिम रेखा की ऊंचाई जो है घटती हुई दिखाई देगी। यह कहने का मतलब है भूमध्य रेखा पर आपको अधिक ऊंचाई पर बर्फ़ मिलेगी, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वो ऊंचाई एकदम समाप्त हो जाएगी, समुद्र तल से ही बर्फ़ मिलना आपको चालू हो जाएगी। तो इस तरह से एक प्रश्न आपको यहाँ पर बना है कि ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी भूमध्य रेखा से आप जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हिम रेखा की कंडीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है, आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास होती है। ये प्रश्न भी बनता है कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 6000 मीटर के आसपास। कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा में कोई भी पर्वत होगा, कोई भी ऊंचा क्षेत्र होगा, तो अगर वो 6000 मीटर से ऊपर है, यानी आपको 6000 मीटर के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको बर्फ़ मिल पाएगी, उससे नीचे आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। हिमालय में इसकी ऊंचाई 4400 मीटर के आसपास है। यानी अगर एक एवरेज देखा जाए हिमालय में, वैसे तो अलग अलग जगहों पर हिमालय में अलग अलग ऊंचाई पर हिमरेखा मिलती है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो 4400 मीटर के आसपास आपको हिमरेखा की ऊंचाई देखने को मिलती है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं। अब टॉपिक में आगे हम चलते हैं। ये देखते हैं कि हिम नदियाँ, ये ग्लेशियर किस तरह से कट कट करके आगे बढ़ते हैं और अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप किन रचनाओं का निर्माण करते हैं। उन रचनाओं में सबसे पहले नंबर पर आता है यू आकार की घाटी। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2 बार जूनियर के टेट में क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यू आकार की घाटी का निर्माण कौन सी संरचना करती है? क्या समुद्री तरंग करती है, क्या पवनें करती हैं यानी वायु करती है, क्या नदियाँ करती हैं, क्या हिम नदियाँ करती हैं यानी हिमनद करता है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा हिमानिया हिमनद वाला, उसमें आपको टिक करना होगा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानियाँ करती हैं, जबकि वी आकार की घाटी का निर्माण आगे आपको पढ़ाया जाएगा नदियों के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बिफोर द आइस एज यानी वी आकार की घाटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एक नदी बहती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी नदी के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ से आगे चल करके आइस एज आएगी, यानी यहाँ पर बर्फ़ पिघल करके भर जाएगी। जब इस पूरे स्थान पर बर्फ़ पिघल करके भर जाएगी तो बर्फ़ इन जगहों पर क्या करेगी, कटाव करेगी।
यहाँ पर आपने देखा कि नदी का पानी है, तो नदी का पानी उतना ज़्यादा कटाव तेजी से नहीं करता है, लेकिन जब इन क्षेत्रों पर बर्फ़ जमा हो जाती है, बर्फ़ भर जाती है, तो ये बर्फ़ अपने अगल बगल के क्षेत्रों में कटाव ज़्यादा करती है, और कटाव ज़्यादा करने की वजह से इसका जो आकार है वो वी के बजाय क्या हो जाता है, यू हो जाता है, यानी ये चौड़ा हो जाता है ऐसे करके। तो इस प्रकार से यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, हिमानियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको यू आकार की घाटी दिखाई दे रही है, ये डिजाइन आप देख रहे हैं, अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह आपको दिखाई दे रहा है। एक दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हिमगह्वर कहा जाता है या सर्क कहा जाता है। तो सर्क के बारे में जान लेते हैं। जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियाँ हटती हैं तो यहाँ आराम कुर्सी की तरह की आकृति बनती है, जिसे सर्क कहा जाता है। यानी जब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले बर्फ़ जमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बर्फ़ पिघल करके एकदम ख़त्म हो जाएगी तो इस जगह पर एकदम खाली खाली इस तरह का स्थान हो जाएगा, और इस खाली स्थान को ही सर्क कहा जाता है। ये आराम कुर्सी की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम इस स्लाइड से देखें इस तरफ से तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले हिमानी में बर्फ़ भरी हुई है, ये बर्फ़ जब पिघल करके चली जाएगी तो कुछ इस प्रकार का एक कुर्सी की तरह स्ट्रक्चर बचेगा। इस स्ट्रक्चर को ही हम सर्क कहते हैं। अगला स्ट्रक्चर एरीट। एरीट भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क का निर्माण हो जाता है, मान लेते हैं ये आपका पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत के इस किनारे पर भी सर्क बन गया है और इस किनारे पर भी सर्क बन गया है। तो जब दोनों किनारों पर सर्क बन जाता है तो बीच में नुकीला हिस्सा आपको दिखाई देता है। इस रियल फिगर में आप देख सकते हैं इस किनारे पर सर्क बना हुआ है और इस किनारे पर भी सर्क बना हुआ है, तो बीच का उठा हुआ नुकीला हिस्सा आपको दिखाई देता है, और इस नुकीले हिस्से को हम क्या कहते हैं, एरीट कहते हैं। तो एरीट भी हिम नदियों के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। एरीट के द्वारा नुनाटक, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये सब। नुनाटक क्या होता है, पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के ऊंचे टीले होते हैं ये, यानी हिमाच्छादन हो गया है, बर्फबारी यहाँ पर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे टीले आपको ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन छोटे टीलों को ही हम नुनाटक कहते हैं। अंतिम स्लाइड में हम चलेंगे, हिमोड़ के बारे में जानेंगे। हिमोड़ क्या होता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ हिमोड़ का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। कैसे बनता है ये समझते हैं। ये एरिया है, ये हिमानियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा बर्फ़ पिघला करके आगे ले जाई जा रही है, और जब बर्फ़ कठोर होती है, पिघली नहीं होती है, तब तो अपने साथ ये चली आती है, सब कंकड़ पत्थर जो भी नीचे लेके आ जाती है। लेकिन बाकी जहाँ से ये बर्फ़ अब पिघल करके पानी के रूप में बहने लगेगी, तो यहाँ पर बाकी भारी जो भी पदार्थ होगा वो निक्षेपित हो जाता है और पानी पानी पिघल करके बह जाता है। बाकी जो भारी पदार्थ यहाँ पर चट्टानें आपको दिखाई दे रही हैं, कंकड़ पत्थर गाद, ये सब यहीं पर रह जाता है। इसी प्रकार के निक्षेप को ही परिवहित पदार्थों के निक्षेप को ही हिमोड़ कहा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ से ग्लेशियर फ्लो हो रहा है, इन जगहों से इधर से ग्लेशियर फ्लो हो रहा है, और इस तरह का कंकड़ पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे पर छोड़ देते हैं। आगे इधर नीचे साइड भी इस तरह प्रकार के अवसाद को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आगे अभी तक तो बर्फ़ आ रही थी ऊपर से, तो कोई बात नहीं है, बर्फ़ के साथ पत्थर कंकड़ भी चिपक करके साथ में आ रहे थे, लेकिन अब आगे यहाँ से बर्फ़ पानी के रूप में पिघल जाएगा और पिघल करके पानी पानी आगे चला जाएगा और इन चट्टानों को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, और इन्हीं चट्टानों को हम हिमोड़ कहते हैं। ड्रमलिन क्या होता है देख लेते हैं। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमा होता है, यही हिमोड़ जो आपने अभी मोरेंस देखे हैं, ये हिमोड़ जब कभी गुंबद के आकार के इस तरह के कुछ जम जाते हैं, आगे चल करके उल्टी नाव की तरह का इनका स्ट्रक्चर बनता है, इस आकार में कभी कभी जम जाते हैं, और इन्हीं डिजाइंस को हम ड्रमलिन कहते हैं। तो ड्रमलिन भी इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, मोराइंस के इकट्ठा होने के बाद ये बनता है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।